नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के गुजरात दौरे की। राहुल के ये गुजरात दौरे सियासी मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी बीजेपी को गुजरात हराने की चुनौती दे चुके हैं। वही बात मानसून की। मानसून फिलहाल न सिर्फ देश के अपने आगोश में ले चुका है, बल्कि आसमान से आफत बरसाने वाले तेवर भी दिखा रहा है। यही वजह है कि पूर्वोत्तर में भीषण बाढ़ की चपेट में है, तो वहीं यूपी में कई जगह बाढ़ का खौफ साफ दिखाई देने लगा है। और यही नहीं, बारिश महंगाई का करंट लेकर भी आई है। और चलते चलते बात यूपी की राजधानी लखनऊ में छात्रा के साथ दबंगई की। तो चलिए हम हाजिर हैं देश की ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। गुजरात के दौरे पर राहुल गांधी के तेवर अलग दिखे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और अयोध्या में हार को लेकर तंज कसा। वहीं राहुल गांधी के अहमदाबाद दौरे पर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही लोकसभा में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर की। इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गुजरात के दौरे पर पहुंचे तो सियासी हलचल तेज हो गई। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा में रथ पर देखा था। मोदी ने मदद की थी, ये कहा जाता है। मैं पार्लियामेंट में सोच रहा था कि राम मंदिर के कार्यक्रम में अडानी अंबानी दिखे, लेकिन गरीब नहीं दिखे। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी की राजनीति अयोध्या पर केंद्रित थी। उन्होंने भगवान राम को राजनीतिक मुद्दा बनाया। मैंने अयोध्या के सांसद से ये पूछा कि ये क्या हुआ। राम मंदिर के बावजूद इंडिया गठबंधन अयोध्या में जीत गया। राम मंदिर में भाजपा ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, पर अयोध्या में हार गए। चुनाव से पहले राम भगवान से राजनीति करने की कोशिश की और अयोध्या में इंडिया ब्लॉक जीत गया। राहुल ने कहा, मुझे बताया गया है कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए बहुत लोगों से जमीन ली गई, लोगों की दुकानें तोड़ी और उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, किसानों की जमीन गई, सही मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की जनता को गुस्सा आया कि राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या का कोई नहीं था। इंडिया गठबंधन ने इसके गढ़ में इन्हें हरा दिया। सपा के नेताओं को पूछो, वहां हमारे कार्यकर्ता शेर बनकर खड़े थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि अंदर की बात बताता हूं। अयोध्या के एमपी ने मुझे कहा, अयोध्या में 3 सर्वे हुए थे। मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहा गया था कि अयोध्या लड़े तो हारोगे और राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। काशी में 1 लाख वोटों से जान बचाकर निकले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इन्हें हमारे ऑफिस पर हमला किया, इसे चैलेंज किया लिखकर कि हम इन्हें यहां से हराने जा रहे हैं। गुजरात की जनता से कहना है, डरो मत, डराओ मत। बिना डरे बीजेपी से लड़ गए तो बीजेपी सामने खड़ी नहीं होगी। उन्होंने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि इस बार हम गुजरात को विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा देंगे। ये लिख कर ले लो, ये अभय मुद्रा आपका चिन्ह है। आप अलग अलग धर्म के लोग हैं, हर धर्म में ये चिन्ह है। गुरु नानक, महावीर, इस्लाम 2 हाथ से दुआ मांगी जाती है। इसका मतलब डरो मत, डराओ मत। इन्होंने हमारे ऑफिस पर हमला किया, हमें चैलेंज किया, लिख कर ले लो, हम इन्हें यहाँ से हराने जा रहे हैं। आप क्या सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? नरेंद्र मोदी काशी से जान बचाकर निकलेंगे। The prophet, peace be upon him, said, He, God said, have no fear. I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। डरो मत, डराओ मत, भगवान, अभय मुद्रा। और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं।
अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। वहीं राहुल गांधी के गुजरात पहुंचने से पहले जेल में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। इसके चलते राहुल कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाए, लेकिन कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों से ऑफिस में ही मुलाकात की। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर प्रमुख नदियाँ कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से 30 जिलों के 24.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। बता दें कि इस साल बाढ़ से 52 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं भूस्खलन और तूफान में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित डिब्रूगढ़ जिले से लौटे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। इस रिपोर्ट को देखिए। पूर्वोत्तर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्वोत्तर में 11 नदियां लाई बाढ़ की तबाही। हर घंटे बढ़ता जा रहा नदियों का जलस्तर। केंद्र सरकार ने बढ़ाए मदद के हाथ। पूर्वोत्तर में लगातार बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में पानी से मचे हाहाकार को लेकर केंद्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में कई नदियों के बढ़ते जल स्तर का जिक्र किया गया है। बता दें कि कुछ दिनों से पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पूर्वोत्तर के अलग अलग हिस्सों में बहने वाली प्रमुख और अन्य सहायक नदियों का जलस्तर हर घंटे बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार को लगातार मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर की 11 ऐसी नदियां हैं जिसमें जलस्तर न सिर्फ खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, बल्कि बढ़ रहे पानी से स्थिति बेहद नाजुक भी बताई जा रही है। फिलहाल केंद्र सरकार ने इन राज्यों में स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियों को अलर्ट कर मौके पर भेजा है। बीते 48 घंटे के भीतर ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, ढलेश्वरी, कटाखल नदी, बारक, बरडेहिंग नदी, कुशियारा, दिखोव नदी, धनसिरी नदी, देशंग नदी, कोपिली समेत बिहार के अररिया से होकर बहने वाली परम नदी में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ये सभी नदियां वर्तमान स्थिति में अपने खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही हैं। अलग अलग राज्यों में नदी के बढ़ रहे जलस्तर की भेजी गई रिपोर्ट बताती है कि जिन इलाकों से ये नदियां बह रही हैं, वहां पर तकरीबन हर घंटे लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इन 11 नदियों में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से पूर्वोत्तर के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आसाम में बाढ़ से बिगड़ते हालात, बाढ़, भूस्खलन और तूफान से तबाही। लगातार बढ़ रही मरने वालों की संख्या।
बाढ़ से 29 जिलों के लाखों लोग प्रभावित। करीब 57,018 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में धुबरी। आपको बता दें कि असम में लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इस इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अपने खतरनाक लेवल से तकरीबन 1 मीटर ऊपर आ चुका है। इस तरह असम के डिब्रूगढ़ में भी बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर भी भले पहले वाली बरदेही नदी का जलस्तर अपने खतरनाक लेवल से ऊपर बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर तो कुछ कम हुआ है, लेकिन ये अपने खतरनाक स्तर से ऊपर ही है। असम के ही कामरूप जिले में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अभी भी 1 मीटर ऊपर अपने खतरनाक लेवल से बह रहा है। असम के जोरहाट में भी ब्रह्मपुत्र पूरे इलाके में अपने उफान पर बह रही है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी ने इस इलाके में बाढ़ से खूब तबाही मचाई है। असम में बाढ़ से लगातार बिगड़ते हालात के बीच बृहस्पतिवार को 6 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य में बाढ़ से 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एक आधिकारिक बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार खतरनाक स्तर पर बह रही है। हालात ऐसे हैं कि इस इलाके में ये नदी लगातार अपने बढ़ते हुए जलस्तर के साथ आगे बढ़ रही है। आसन के लखीमपुर में बहने वाली सुबनसिरी नदी बदाती घाट में तबाही मचा रही है। ये नदी यहाँ पर लगातार खतरनाक स्तर पर बह रही है। असम के ही हैलाकंडी जिले के धरमुरा इलाके में ढलेश्वरी नदी की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नदी का जलस्तर अपने खतरनाक लेवल से तकरीबन 4 मीटर ऊपर बह रहा है। इसी तरह से असम के इसी जिले के मातीजुरी इलाके में भी बहने वाली कटाकल नदी अपने खतरनाक स्तर से तकरीबन 2 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि इस नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी उफान पर है। ऐसे में नदी के करीबी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें साल दर साल बाढ़ के डर और खतरों के बीच जीना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी उफान पर है। ऐसे में नदी के करीबी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें साल दर साल बाढ़ के डर और खतरे के बीच जीना पड़ रहा है। गोंडा जिला प्रशासन के मुताबिक नदी के करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। फ्लड सेंटर और फ्लड शेल्टर बनाए गए हैं। गोंडा के लोगों ने प्रशासन से ऐसे पुख्ता इंतजाम करने की गुजारिश की है ताकि उन्हें हर साल सामने आने वाली इस मुश्किल से छुटकारा मिल सके। यूपी में बाढ़ से निपटने की तैयारियां। 24 अति संवेदनशील और 16 संवेदनशील इलाकों में बाढ़ चौकियां स्थापित। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टुकड़ियों को किया गया मुस्तैद। बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न की टेंडर प्रक्रिया पूरी। अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में 612 बाढ़ चौकियां बनाई गई। बाढ़ चौकियों में एनडीआरएफ की 7 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की 17 टीमें लगाई गई। नदियों के आसपास आपदा मित्रों को भी किया गया तैनात। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश का मौसम आने के साथ अब योगी सरकार ने बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए इससे निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम के निर्देश पर 24 अति संवेदनशील और 16 संवेदनशील इलाकों में बाढ़ चौकियां स्थापित कर ली गई हैं, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। यूपी सरकार ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लोगों को राहत देने के लिए 40 जिलों में से 39 जिलों में खाद्यान्न की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। सीएम के आदेश के बाद यूपी के अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में 612 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं।
इन बाढ़ चौकियों में एनडीआरएफ की 7 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की 17 टीमें लगाई गई हैं। बाढ़ी क्षेत्र में जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत बुरी हाल हो जाती है। 2-3 रोज यहाँ खाना नहीं मिले, आगे संभव ना है। ये मेरा मुसीबत आ जाती है। अच्छा, इस बांध से सटे कितने आप लोग, कितने घर होंगे, कितने लोग रहते हैं? बांध तो होंगे करीब 200-250 घर। सबके लिए बाढ़ का संकट है। ये बाहर ये जो नदी के तीर है घाघरा के, इनके लिए सबको खतरा मंडराती है। हाँ। ये सब छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा। भैंस गाय लेकर बाल बच्चे जब ज़्यादा संभार हो जाते तो बाल बच्चे भी ऊँचे कहीं ले जाना पड़ता है, घर द्वार सब छोड़ देना पड़ता है। तरीके से जो हमारे तटबंध हैं उन सभी पर जो फ्लड डिवीजन है सिंचाई विभाग का, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है, उस कार्य की एक आकलन हम लोगों ने लिया। और उसके अतिरिक्त जो हमारी बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं, 27 बाढ़ चौकियां हैं, 31 बाढ़ शरणालय हैं, उनकी स्थितियों का भी आकलन किया है। हम पूरी तरह से एक परिपक्वता के साथ में सारे विभागों का समन्वय हो और फील्ड में प्रॉपर जो है बाढ़ के लिए जिस तरीके की एक प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए वो सभी विभाग कर रहे हैं। इसके साथ ही आपदा मित्रों को भी तैनात किया गया है और इसके अलावा सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में नावों के साथ नाविक तैनात कर दिए गए हैं। बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर यूपी के बाढ़ प्रभावित जनपदों के लिए 10 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है। इस धनराशि से बाढ़ प्रभावित जिलों में आवश्यक खरीदारी कर ली गई है। यूपी के बाढ़ प्रभावित 40 जिलों में से 39 जिलों में खाद्यान्न पैकेट की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो वहीं गाजीपुर में खाद्यान्न पैकेट का टेंडर 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि इतनी तैयारियां तो सरकार हर साल करती है, लेकिन उसका अंजाम कुछ खास देखने को नहीं मिलता। बारिश से हर साल बाढ़ से ना जाने कितने गांव डूब जाते हैं, तब सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। आखिर यूपी बाढ़ के लिए कितना तैयार है? आखिर सरकार की ये तैयारियां काम आएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर साल मॉनसूनी सीजन आते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं, लेकिन इस साल तो सब्जियों के रेट गर्मी के मौसम से ही बढ़ गए हैं। इस बार गर्मी ने इस कदर हाल बेहाल किया है कि किसानों की ज्यादातर फसल बर्बाद हो गई। इसका परिणाम ये रहा कि सब्जियों की कीमत में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में अब तो मानसून ने भी कमर तोड़ दी है। बारिश का मौसम आने के 15 दिनों के अंदर ही कई सब्जियों के दाम ऐसे बढ़े हैं, आम आदमी के पसीने छूट गए। इस रिपोर्ट को देखिए। देश में मॉनसून की धमक के साथ आम लोगों की थाली पर मॉनसून की मार पड़नी शुरू हो गई है, यानी आम आदमी पर महंगाई की मार शुरू हो चुकी है। गरीब मध्यम वर्ग के लोगों की थालियों से सब्जियां गायब हो गई हैं और मध्यम वर्गीय परिवार सब्जी खाने से पहले सोचने लगा है। टमाटर 100 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, शिमला मिर्च 50 से 60, मोटी मिर्च 30 से 35, हरी मिर्च 70 से 80 रुपए किलो, लौकी 15 से 20 रुपए किलो, गिलकी 40 से 25 रुपए किलो, फूल गोभी 30 रुपए नग, पत्ता गोभी 15 से 17 रुपए नग, पालक 30 से 25 रुपए किलो। आलू, प्याज और टमाटर के बाद हरी सब्जियों की महंगाई लोगों को हैरान और परेशान कर रही है। टमाटर, प्याज और आलू फिर रसोई घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। कहाँ हैं? हम सब्जी लेने आए हैं। कौन सी सब्जी लेना? तो टमाटर था, लेकिन टमाटर महंगा 100 रुपए किलो नहीं लिए। कटहल, लौकी और भिंडी ले जो सस्ती पाए उससे। बस महंगाई है, महंगाई को देख टमाटर हमने नहीं लिया। क्या नाम है? मिठाई लाल गुप्ता। क्या करते हैं? सब्जी का व्यापारी। टमाटर महंगा क्यों? उसकी आमद कम है और डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से महंगा है। पुरानी फसल खत्म हो गई, नई फसल आई, इस वजह से थोड़ा महंगा पड़ता है, ज़्यादा पड़ रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा महंगा। 100 रुपये किलो।
सस्ता क्या है? सस्ता कद्दू और कटहल जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खरीदने के, सारी सब्जियों की तुलना में कद्दू और कटहल सस्ते पड़ते हैं। क्या नाम है भैया? ओमकार। कहाँ आए हैं? सब्जी लेने सब्जी में क्या लेने आए थे? आए थे टमाटर लेने। कितना लेने आए थे? 5 किलो। और कितना लिए हैं? 1 किलो लिया भैया, बहुत महंगा टमाटर इस समय। क्या रेट चल रहा है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। सस्ता? सस्ता कटहल है, कटहल 30 रुपये किलो। टमाटर की 100 रुपये किलो। महंगाई, टमाटर बहुत महंगा है। हाल में पड़ी भीषण गर्मी से टमाटर की आवक पर असर पड़ा है। वहीं आलू 40 व प्याज 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक टमाटर की औसत कीमत 58.25 रुपए किलो है। हालांकि कई शहरों में दाम 130 रुपए तक पहुंच चुके हैं। व्यापारियों के मुताबिक हालिया गर्मी की तपिश से टमाटर की पैदावार पर बुरा असर पड़ा है। इससे लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। टमाटर व प्याज का असर। शाकाहारी थाली जून में 10% हुई महंगी। मांसाहारी सस्ती टमाटर, आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों का सीधा असर दूसरे महीने भी शाकाहारी थाली पर देखा गया है। हर साल की तरह बारिश ने एक बार फिर से महंगाई की रफ्तार बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। राहुल कहाँ आए हो? सब्जी ले। सब्जी में क्या लेने आए थे? टमाटर क्या रेट है? 100 रुपये किलो। तो कौन सी सब्जी लेकर जा रहे हैं? कटहल क्या रेट है? 30 रुपये किलो। तो मतलब टमाटर से कटहल सस्ता है? हाँ, कटहल सस्ता है। क्या नाम है? राम कहाँ आए हैं? सब्जी लेने। सब्जी में क्या लेने आए थे? सब्जी लेने टमाटर लेने आए थे, लेकिन 100 रुपये किलो है, इसलिए किलो नहीं मिलेगा, इसलिए हम तरोई ले रहे हैं। 40 रुपये किलो है। कद्दू और ये लिया जा सकता है, और बाकी तो उतना महंगा है कि इसलिए ही लिया जा सकता है। टमाटर महंगा है। क्या नाम है? नान बाबू। सब्जी क्या रेट है? टमाटर बताइए पहले। 120। और सब्जियाँ क्या रेट है? कटहल 30, भिंडी 40, करेला 40 और बैगन 40, 60 रुपये परवल, 160 रुपये में नींबू, लौकी 30, कड़वई 50, कोहड़ा 20, बंधा 40, शिमला मिर्च 50। अच्छा ये बताइए, मतलब जो सब्जी सस्ती है वही बिक रही है ज़्यादा? हाँ। कौन सी? कटहल और कटहल, कद्दू, लौकी। ये तो सस्ती सब्जी है ना। वहीं कई मौसमी सब्जियां लोगों की औकात से बाहर हो चुकी है। हर सब्जी के स्वाद को बढ़ाने वाली सब्जियां, आलू और प्याज के दाम भी लोगों को रुला रहे हैं। फुटकर मार्केट में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लखनऊ में दबंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो नाबालिग छात्रा को बेरहमी से थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि छात्रा गिड़गिड़ा रही है, लेकिन दबंग का दिल नहीं पसीजा और बेरहमी से उस पर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता गया। छात्रा का आरोप है कि राजा ने उसके पहले उस नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण भी किया। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज तो कर ली है, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस दबंग पर मेहरबान है और ना तो उसकी कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई कार्रवाई। वायरल वीडियो बीते 12 जून का है और क्या कुछ है इस दबंग के पीछे थप्पड़ कांड का सच, इस रिपोर्ट को देखिए। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में विशाल खंड 3 में पूर्व IRS सुधाकर तिवारी के मकान में लखीमपुर जिले के धौरारा निवासी 17 वर्षीय किशोरी कुछ समय पहले ही रहने अपने घर से आई थी। 17 वर्षीय छात्रा लखनऊ में UPSC की तैयारी करने का सपना लेकर आई थी और उसने गोमती नगर के ही पत्रकारपुरम इलाके में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने के लिए ब्रिटिश एकेडमी ज्वाइन की थी। लेकिन बीते 12 जून को रात 9 बजे राजा प्रबल प्रताप सिंह का नाम का दबंग अपने साथियों के साथ उसके घर में आ घुसा और नाबालिग से गाली गलौज करते हुए उस पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाए और घर से निकल जाने को कहा। यही नहीं, वायरल वीडियो में मारपीट के दौरान राजा प्रबल प्रताप सिंह अपने पिता संजय प्रताप सिंह से नाबालिग छात्रा की मोबाइल स्पीकर ऑन करके बात करा रहा है, जिसमें संजय प्रताप सिंह भी नाबालिग छात्रा को लगातार गाली देता नजर आ रहा है। 56 सेकंड के इस वीडियो को आप फिर से देखिए और सुनिए,
जिसमें दबंग खुद की दबंगई दिखाते हुए कैसे किशोरी पर थप्पड़ बरसा रहा है। बहस करेगी इससे? निकल उठ, निकल। मैंने क्या गलत कहा? अभी 3 थप्पड़ और मारूंगा, एक तो पे 3 थप्पड़ मारूंगा। पीड़ित छात्र ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने अगले दिन यानी 13 जून की देर रात राजा प्रबल प्रताप सिंह और उसके पिता संजय प्रताप सिंह समेत उसके अन्य साथीगण के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 354, 354 खा, 427, 452, 504, 506 व पॉस्को एक्ट 7/8 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने 5 दिन तक उसका मेडिकल नहीं करवाया और ना ही थाने बुलाकर उससे पूछताछ की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस राजा प्रबल प्रताप सिंह के साथ मिलकर छात्रा और पूर्व आईआरएस को फंसाने और उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। इंस्टाग्राम आईडी पर आरोपी राजा प्रबल प्रताप सिंह सरकार ठाकुर सीतापुर नीलगांव स्टेट जिला सीतापुर नाम से फेमस है। पीड़िता बताती है कि उन्हीं की पहुंच और पैसा होने के चलते पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में उसे इंसाफ की गुहार है। फिलहाल इस घटना के बाद नाबालिग छात्रा लखीमपुर खेरी स्थित अपने घर को चली गई है और फिलहाल डरी सहमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।